क्या आपको खून पसंद है, या आप दूसरों को दर्द में देखकर खुश हो जाते हैं, या आपको बस यूं ही किसी की जान लेने का मन करता है? अगर ऐसा है तो मुबारक हो, आप साइको हैं। साइको किलर्स या सीरियल किलर्स, ये शब्द आपने किसी फिल्म या किताब में जरूर देखे होंगे, लेकिन कौन होते हैं ये लोग, कहां से आते हैं? यदि हम दोनों शब्दों को अलग अलग करके देखें तो हमें मिलता है साइको और किलर। साइको एक ग्रीक वर्ड साइको से आया है, जिसका मतलब होता है मेंटल, और यदि कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान लोगों की जान लेने लग जाए तो वो कहलाएगा साइको किलर। और इस वीडियो का टॉपिक है सीरियल किलर्स। सीरियल मर्डर शब्द पहली बार 1970 में लोगों के कानों पर पड़ा। इसे इंट्रोड्यूस करने वाले थे बिहेवियरल साइंस यूनिट के इन्वेस्टिगेटर रॉबर्ट रेसलर। रॉबर्ट रेसलर ने क्रिमिनल्स और मर्डरर्स के बिहेवियर और उनके इस तरह मर्डर करने के कारणों को जानने के लिए स्पेशल यूनिट FBI की शुरू की, जिसके बाद कुछ ऐसे लोग सामने आए जो दिखने में हम जैसे ही थे, पर उनके मर्डर करने के तरीके और उसकी वजह सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. सीरियल किलिंग या सीरियल मर्डर्स में कोई बेहद खतरनाक मर्डर 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ होता है, यानी कि एक सीरीज में किए गए मर्डर्स को सीरियल मर्डर्स कहते हैं, और उन्हें अंजाम देने वाला बन जाता है एक सीरियल किलर। सीरियल किलर्स हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जो कुछ भी हो सकता है, जैसे मर्डर्स सिर्फ हफ्ते के एक स्पेसिफिक दिन किए गए, या फिर सारे विक्टिम्स ने लाल कपड़े पहने हो, या फिर सभी के पास गुलाबी रंग की चप्पल हो। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, और ज्यादातर सीरियल किलर्स अपने पैटर्न की वजह से ही पकड़े गए हैं। तो चलिए बात करते हैं हिस्ट्री के कुछ ऐसे कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर्स की जिनके विक्टिम्स को देखकर आप ये कहेंगे कि मौत तो आए पर ऐसी कभी ना आए। जैक द रिपर। लिस्ट में सबसे पहला नाम हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस सीरियल किलर का है, जो कभी पकड़ा ही नहीं गया। जी हाँ, उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। They have a similar type of injuries to a legendary Victorian killer. The so-called Yorkshire Ripper. जैक द रिपर नाम से फेमस ये सीरियल किलर लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में सन 1888 के आसपास एक्टिव था। लोगों ने इस किलर की दहशत के चलते इसका नाम द व्हाइट चैपल मर्डरर रख दिया था। ये वो वक्त था जब लंदन में प्रोस्टिट्यूशन और क्राइम बहुत उफान पर था, पर जब पुलिस इन क्राइम्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, तब पुलिस की नींद उड़ाने आया ऐसा किलर जो लड़कियों का ब्रूटली मर्डर कर रहा था। इस किलर का पैटर्न यही था कि ये सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स थीं और जैक उनको बुरी तरह मार मार कर उनके प्राइवेट पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स निशानी के तौर पर निकाल लिया करता था। जैक द रिपर किसी धारदार वेपन से विक्टिम का गला काट कर सर्जन की तरह ये इंटरनल पार्ट्स जैसे किडनी, इंटेस्टाइन और यहाँ तक कि यूटेरस तक निकाल लिया करता था। पुलिस को डेड बॉडी इस कदर म्यूटिलेटेड मिलती थी कि विक्टिम को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, और इस तरह का काम करने के लिए पक्के दिल के साथ पागलपन भी चाहिए। जैक द रिपर नाम भी पुलिस को किसी एनोनिमस लेटर से मिला, और भेजने वाला खुद को उन 5 लड़कियों के मर्डर का जिम्मेदार बता रहा था। लोग इन मर्डर्स के कारण खौफ से पागल हो रहे थे, और पुलिस के सबसे काबिल डिटेक्टिव्स भी इस सीरियल किलर को ढूंढ नहीं पा रहे थे। उन दिनों दूसरे क्रिमिनल्स जैक के पैटर्न में ही मर्डर करने लगे थे, जिससे पुलिस को ये पता लगाने में मुश्किल होती थी कि ये मर्डर्स जैक ने ही किए हैं या किसी और ने। इस कंफ्यूजन और जैक की स्मार्टनेस की वजह से जैक कभी पकड़ा ही नहीं गया। उसके मर्डर करने के अंदाज और कभी आइडेंटिफाई ना हो पाने की वजह से वो हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस किलर बन गया। एड कैम्पर। लिस्ट में अगला नाम है उस आदमी का। आदमी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो काम इस खूनी ने किया है वो किसी को भी नाइटमेयर्स देने के लिए काफी है। इसने 10 लोगों की हत्या की, जिनमें से 3 लोग एड कैम्पर की माँ और ग्रैंड पेरेंट्स थे। एड कैम्पर की नोटेड हाइट कुछ 6 फीट 9 इंचेस थी और IQ 145, यानी कि ये किलर हट्टा खट्टा होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी था। एडमंड एमिल कैम्पर 1984 में कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। उसकी अपब्रिंगिंग बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। एड की माँ एक डिवोर्स्ड औरत थी और उसे काफी अब्यूज करती थी।
My mother was there. She was there to beat me. She was there to humiliate me. She was there to use me as an example of how inferior men are. एक बच्चे का बचपन ही उसकी शख्सियत का गीला घड़ा होता है। इस तरह मेंटल हैरेसमेंट के चलते उसने महज 15 साल की उम्र में अपने ग्रैंड पेरेंट्स का मर्डर कर दिया। एड को कोर्ट में पागल घोषित कर दिया और एज अ क्रिमिनल इनसेन जुवेनाइल उसे स्टेट हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया। बाद में उसने साइकाइट्रिस्ट्स को यह कन्विंस किया कि वो हार्मलेस है। इस तरह एड 21 साल की उम्र में स्टेट हॉस्पिटल से बाहर आया। सबको लगा कि वो ठीक हो चुका है, लेकिन किसको पता था कि इस तरह के आईक्यू और पागलपन का कॉम्बिनेशन आगे क्या क्या करने वाला था। कैंपर ने यंग लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। वो उन्हें गाड़ी में बिठाकर किसी सुनसान इलाके में ले जाता और उन्हें मारकर उनकी लाशों को म्यूटिलेट करने के लिए अपने घर ले आता। और वहां कैंपर जो उन लड़कियों के साथ करता, वो चीज शब्दों में एक्सप्लेन करना बेहद इम्पॉसिबल है। This being a hobby, side hobby of mine, I'm just driving around. I love to drive and picking up anybody who wanted a ride. बाद में कैंपर का नाम को-एड किलर पड़ गया क्योंकि उसकी ज्यादातर विक्टिम्स फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स हुआ करती थीं। कैंपर ने कुछ समय के बाद बचपन का बदला अपनी मां से लिया। अपनी मां का मर्डर करके उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कैंपर के ऊपर रेप, कैनिबलिज्म और क्रिमिनली इनसेन मर्डरर के मुकदमे चले। उस वक्त कैलिफोर्निया में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती थी, इसलिए कैंपर को 8 कॉन्करेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला और आज भी ये साइको किलर जेल में अपनी सजा काट रहा है। One victim let me back in the car. I locked myself out. She opened the door for me. My gun was under the seat, craving this awful, raging, eating feeling inside. I could feel it consuming my insides. This fantastic passion. It was overwhelming. टेड बंडी। आगे मिलते हैं ऐसे सीरियल किलर से जिसने कुछ 30 लोगों को अपना शिकार बनाया। कहा जाता है कि उसके पागलपन का शिकार और भी कई ज्यादा लोग हुए थे। टेड बंडी का जन्म 1946 में हुआ। अपने गुड लुक्स और करिश्मा की वजह से टेड अपने विक्टिम्स का ट्रस्ट बड़ी आसानी से जीत लेता था। उसके ज्यादातर विक्टिम्स औरतें और यंग लड़कियां होती थीं। किसी इंजरी या डिसेबल होने का बहाना बनाकर टेड अपने विक्टिम्स को अप्रोच करता और उन विक्टिम्स को उसके सीरियल किलर होने की तब तक भनक नहीं लगती थी जब तक वो सर पर हुए तेज वार के बाद होश में आकर उसका असली रूप ना देख लें। टेड उन लड़कियों को बेहोशी की हालत में शहर से दूर ले जाता और वहां उनका रेप करके उन्हें बुरी तरह मार देता। कभी कभी वो उन डेड बॉडीज को रिविजिट करने के लिए जाता था। वो उन्हें ग्रूम करता और उनकी डीकंपोज्ड हो चुकी बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करता था और बाद में उन डेड बॉडीज को जंगली जानवरों के हवाले कर देता था। टेड को कई बार अरेस्ट किया गया, लेकिन बड़े ही फिल्मी स्टाइल में वो जेल से फरार हो जाता था। लेकिन फाइनली 1978 में टेड को कैप्चर कर लिया गया और 1989 में उसे फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में इलेक्ट्रिक चेयर पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। टेड को एक बायोग्राफर एन रूल ने एक सेडिस्ट साइकोपैथ बताया जिसे दूसरों के दर्द से बहुत खुशी मिलती थी। जेफरी डैमर। लोग निशानी के तौर पर अंगूठी या रुमाल रखते हैं, पर ये भाई साहब तो पूरा का पूरा स्केलेटन ही अपने पास संभाल कर रखते थे। जेफरी का जन्म 1960 में हुआ और माना जाता है कि बचपन से ही वो बहुत अटेंशन सीकर था, शायद जिसके ऊपर 17 लड़कों की सीरियल किलिंग और सेक्स ऑफेंस के मामले थे। जेफरी मर्डर के बाद डेड बॉडीज पर कैनिबलिज्म करता था, यानी कि उन डेड बॉडीज को खाया करता था और बाद में जो बच जाता उसे संभाल कर अपने पास रखता, यहाँ तक कि हड्डियां भी। इतने क्राइम और मेंटली सिक होने के बाद भी डैमर को उसकी फर्स्ट ट्रायल में लीगली सेन मान लिया गया। पकड़े जाने पर उसे 15 मर्डर्स के लिए कन्विक्ट किया गया और बाद में एक एडिशनल होमिसाइड के केस में 1992 में कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। लेकिन उसकी किस्मत यहाँ अच्छी नहीं निकली, जैसे को तैसा मिला और 1994 में जेल के एक फेलो कैदी ने उसका जेल में ही मर्डर कर दिया। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। चमगादड़ खाने से पूरी दुनिया में आफत आ गई और यहाँ ये लोग इंसान ही खा रहे हैं। चार्ल्स मैनसन। लिस्ट का आखिरी नाम उस आदमी का है जिसने अपने हाथों एक भी मर्डर नहीं किया, तब भी उसे 9 मर्डर्स के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कल्ट लीडर की जिसके फॉलोअर्स ने उसके कहने पर इतने मर्डर्स किए और एक रेस वॉर की शुरुआत
होते होते रह गई। I'm not asking you, I'm telling you. You do exactly what I say. 1934 में मैनसन का जब जन्म हुआ तब उसकी माँ 16 साल की थी और उसका ज्यादातर बचपन आर्म्ड रॉबरी और गाड़ियां चुराने जैसे कामों की वजह से जुवेनाइल प्रिजन में बीता। 1967 में मैनसन जब सैन फ्रांसिस्को पहुंचा तो वहां उसने कुछ लोगों के ग्रुप को अपना फॉलोअर बनाना शुरू कर दिया और सिर्फ एक साल में उसके फॉलोअर्स को मैनसन फैमिली कहा जाने लगा। वो उन लोगों से अपनी अजीब रिलीजियस प्रैक्टिसेस करवाता था और उन्हें पूरी तरह अपने वश में कर लेता था। मैनसन ये मानता था कि उसे किसी को भी खुद मारने की जरूरत नहीं है, वो बस सोचकर ही किसी को भी मार सकता है। यानी कि वो अपने फॉलोअर्स के दिमाग इस तरह कंट्रोल करता था कि उसे कभी भी खुद किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ी। मैनसन कल्ट लीडर होने के साथ साथ एक सिंगर और सॉन्ग राइटर भी था। मैनसन ने 1969 में हॉलीवुड एक्ट्रेस शैरन टेट का मर्डर सिर्फ इसलिए करवा दिया क्योंकि शैरन के घर के प्रीवियस ओनर जो कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, उन्हें मैनसन के साथ एल्बम साइन करने से मना कर दिया। मैनसन गोरे और काले लोगों के बीच में एक रेस वॉर चाहता था जिससे कई इनोसेंट लोगों की जानें जाती और वो 9 मर्डर भी इस रेस को शुरू करने के लिए ही किए गए थे, पर उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया और रेस वॉर होते होते रह गया। उसने अपनी बाकी की जिंदगी कैलिफोर्निया स्टेट प्रिजन में गुजारी और 83 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। मैनसन एक साइको किलर से भी ज्यादा खतरनाक था जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनसे गलत काम करवाता था। Oh, I don't know pain. I don't know pain. I have no depth of pain. I have no depth of suffering. I don't know really. ऐसे ही हमारे देश में भी कई लोग किसी भी टीवी पर आने वाले को अपना गुरु मान लेते हैं, मगर उन्हें पता भी नहीं चलता कि कैसे धीरे धीरे वो आपके दिमाग को कंट्रोल करने लग जाते हैं। अगर आप गेमिंग एंथुसियास्ट हैं, आपको गेम्स खेलना या लाइव स्ट्रीम्स देखना पसंद है, तो मैं मेरे दूसरे चैनल मैड कैप मनीष पर लाइव स्ट्रीम रोज करता हूं। वहां पर आप चाहें तो मुझसे चैट भी कर सकते हैं और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वहां मैं आपको उन सवालों का जवाब भी दूंगा। सी यू देयर। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्ना आर्ट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।